अब अपन देख रहे हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर के दो सिद्धांत प्रचलित है कि आखिर कांग्रेस की स्थापना की क्यों गई, इस बात किस उद्देश्य के लिए की गई, इस बात को लेकर के जो है दो सिद्धांत प्रचलित है। एक सिद्धांत है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और एक सिद्धांत है राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत कि भारतीयों की राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को अपन देखते हैं। अब देखते हैं कैसे कि दो सिद्धांत है स्थापना से संबंधित क्यों है, क्या है, दो सिद्धांत है, दो सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दो सिद्धांत है। एक जो है उसको बोलते हैं सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, एक सिद्धांत जो है वह है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, एक सुरक्षा वाल्व सिद्धांत है। और एक जो है वह है राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जो समर्थक है इसके जो है वह है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त, और एक जो है वह है विलियम वेडनबर्ग, विलियम वेडनबर्ग, वेडनबर्ग, वेडनबर्ग इसके। और इधर जो सिद्धांत इसके जो समर्थक है वह है भारतीय उदारवादी, उदारवादी एवं राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता। अब देखिए दोनों सिद्धांत कहते क्या है और दोनों में से सही कौन सा है, इस बात को अपन देख रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और नेशनल थ्योरी, भारतीय राष्ट्रीयता का सिद्धांत और सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक ये है, और इस सिद्धांत के समर्थक इनको छोड़ करके बाकी सब है। ये मान लो कोई भी नाम आ जाए इधर, जितने भी उदारवादी नेता है, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, महादेव गोविंद रानडे हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, कोई भी नाम, जितने भी उदारवादी पढ़ेंगे अपन आगे, जितने भी उदारवादी नेता है वो सारे इसमें हो गए। और जितने ये तीन को छोड़ करके इन तीन जो है वो ईसवी सिद्धांत में। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस सिद्धांत का ये मानना है, ये सिद्धांत ये कहता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो अंग्रेजों की सोची समझी एक चाल थी, और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो है वो कांग्रेस की क्या की, स्थापना की, अपने आप को बचाने के लिए, भारतीयों से अपनी रक्षा करने के लिए, सेफ्टी वॉल्व, भारतीयों से अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की, ये कहता है ये। जबकि इधर जो है राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत, ये भारतीय लोग हैं, इनका ये कहना है, भारतीय भी है तो भारतीय, इनका ये कहना है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि भारतीयों की ही मेहनत का परिणाम है। भारत में जो राष्ट्रवादी विचार उभर रहे थे उसी की अंतिम परिणति जो है वो कांग्रेस के रूप में हुई। तो शॉर्ट में मैंने बताया, ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीयता का परिणाम है कांग्रेस, ये कहता है कि अंग्रेजों की सोची समझी चाल है कांग्रेस, बस इतना सा बात है। और इसके समर्थक ये है। अब क्या है, इसको वन बाय वन अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं तर्क के साथ कि क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। तो आइए अपन चलते पहले सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के ऊपर। तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो है जो पहला सिद्धांत है वह है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। अब देखिए मैंने समर्थक बता दिया इसके, किसके समर्थक कौन है। इस सिद्धांत के समर्थक जो है, समर्थक वह है लाला लाजपत राय। सर्वप्रथम मुख्य रूप से तो यही है, लाला प्रतिपादक या समर्थक, प्रतिपादक भी कह सकते हैं इसको, समर्थक ओब्लिक प्रतिपादक, प्रतिपादक के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले इन लोगों ने किया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो गए। इसके अलावा जो है रजनी पामदत्त हो गए, रजनी पामदत्त, और एक जो है विलियम वेडनबर्ग हो गए, विलियम वेडनबर्ग हो गए,
वेडनबर्ग या विलियम वेडनबर्ग, इन्होंने जो जिस पुस्तक में दिया ये सिद्धांत, उसका नाम था यंग इंडिया। तो अपनी यंग इंडिया जो है उस पुस्तक में इसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रजनी पामदत्त ने जो दिया वो दिया इंडिया टुडे, इसमें दिया। और इन्होंने जो दिया ये कौन था, ये ह्यूम का जीवनीकार था। ह्यूम का जीवनी लेखक, ह्यूम का जीवनीकार, ह्यूम का जीवनीकार था, मतलब ह्यूम की ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था इसने इन लोगों ने जो है इसने लिखा था, विलियम वेडनबर्ग ने। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सुरक्षावाद का सिद्धांत क्या कहता है। उसके सबसे पहले प्रतिपादक तो थे ये वाले, मुख्य रूप से सबसे पहले इसने दिया इस सिद्धांत को, और ये तीनों ने जो है एक ही बात कही है। और क्या कही है वो भी बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में जो है सुरक्षावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पहले व्यक्ति सुरक्षावाद सिद्धांत के प्रतिपादक वो है लाला लाजपत राय। फिर रजनी पामदत्त भी, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इस बात को स्वीकार किया कि हाँ यह सही बात है। विलियम वेडनबर्ग जो एओ ह्यूम जिसने स्थापना की थी कांग्रेस की, उसके जीवनीकार थे। तो इन तीनों ने इस बात को माना कि हाँ ये बात सही है। और क्या बात सही है वो जो मैं बता रहा हूं वो देखिए। सुरक्षावाद सिद्धांत का ये मानना है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने पहले ही एक पूर्व निश्चित योजना के तहत की थी। ये कहना इनका ये कहना है, ये लॉजिक दे रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भारतीय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए हुई है, भारतीयों की रक्षा करने के लिए हुई है, भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुए है, ऐसे उदारवादी कह रहे थे। तो इनका ये कहना है कि नहीं, ये गलतफहमी में मत रहो आप कि ये भारतीयों के लिए नहीं, ये तो अंग्रेजों की है, अंग्रेजों ने किया है। और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों की रणनीति का एक परिणाम है, अंग्रेजों ने ही ऐसा किया है। और क्या लॉजिक दिया है इन्होंने ये लॉजिक दिया है कि इनका ये कहना है कि अंग्रेजों को ये डर था कि उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं हो जाए। कोई ध्यान से सुनिएगा, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा आप। अगर इसको समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे तक जो है काम आएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा ध्यान से। ये क्या लॉजिक देते हैं, इनका ये कहना है कि अंग्रेजों को ये बात बताया, किसने बताया, एओ ह्यूम ने बताया। एओ ह्यूम ने ये कहा लॉर्ड डफरिन को जाकर के कि भारतीय जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, कि भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष पनप रहा है और अगर उस असंतोष को रोकना है तो हमको एक संगठन की आवश्यकता है, एक मध्यस्थ संगठन की आवश्यकता है। मान लीजिए इधर, मान लीजिए अगर थोड़ा सा मान लीजिए इधर भारतीय हैं, यह है भारतीय, इधर मान लीजिए कोई भी चीज है, इधर जो है वो कौन है, अंग्रेज है, अंग्रेजी साम्राज्य है या अंग्रेज है मान लीजिए। अब देखिए इन भारतीयों में क्या पड़ रहा है, असंतोष पनप रहा है। असंतोष किसके खिलाफ है, असंतोष अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। अब देखिए इनका ये मानना है, लाला लाजपत राय का कहना है कि अंग्रेजों ने जानबूझ करके सोची समझी एक रणनीति के तहत, पूर्व निश्चित योजना के तहत जो है वो क्या की, कांग्रेस की स्थापना की। कैसे, इनका लॉजिक ये कहना है कि अंग्रेजों को ये डर लग रहा था कि उनके खिलाफ एक असंतोष पनप रहा है। जैसे कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी वो 1857 में, और वो असफल हो गई थी, लेकिन उससे अंग्रेज डर गए थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, हमारे खिलाफ कोई इतना बड़ा विरोधी भी हो सकता है, इतना बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इस बात से अंग्रेज डर गए थे। और बाद में ऐसा कहा जाता है, विलियम वेडनबर्ग जो ह्यूम के जीवनीकार थे, उनकी बायोग्राफी लिखी थी, वो ये कहते हैं कि इसके लिए एओ ह्यूम जो है वो बार बार लॉर्ड डफरिन से मिले और लॉर्ड डफरिन को ये बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक क्या पनप रहा है, असंतोष पनप रहा है, और अगर उसको रोका नहीं गया तो फिर वो अंग्रेजी साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। और इसलिए हमको जरूरी है एक ऐसे संगठन बनाने की जो इस असंतोष को यही रोक दे। सुरक्षा वॉल, सेफ्टी वॉल, मतलब कि
मैं यहाँ हूं, मेरे बीच में अगर कोई दीवार है और दूसरा उधर कोई मेरा विरोधी है, तो ये दीवार मेरी रक्षा करेगी। जैसे कि हिमालय भारत का सेफ्टी वाल्व है, कहां से? चीनी आक्रमण से मान लीजिए, मंगोल आक्रमण से मान लीजिए, साइबेरिया की ठंडक से मान लीजिए, तो ये हिमालय क्या है? एक जो है सेफ्टी वाल्व है। तो ये कहना था किसका? लॉर्ड डफरिन ने कहा, किसको समझा करके, सॉरी, इसने एओ हुम ने कहा लॉर्ड डफरिन को कि अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष परंपरा, उसको रोकना जरूरी है। और वो कैसे रुक सकता है? वो रुक सकता है सिर्फ एक बीच में एक संगठन बना दिया जाए। इसी के लिए जो है लॉर्ड डफरिन कहाँ गए? इंग्लैंड में भी गए, और इंग्लैंड में जाकर के जो है वहाँ के नेताओं से भी बात की, और फिर वो वापस आए, और फिर लॉर्ड डफरिन के सहयोग से जो है उन्होंने क्या की? स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो उनका ये तर्क है कि, उनका तर्क क्या दे रहे हैं कि एक तो स्थापना करने वाला कौन है? एओ हुम, भारतीय नहीं है, तो एक अंग्रेज भारतीयों का भला कैसे चाह सकता है? तो एक तो एओ हुम ने स्थापना की, दूसरा एओ हुम ने लॉर्ड डफरिन से लगातार बात की स्थापना से पहले, तो यह भी एक प्रमाण है कि उससे मिला हुआ था लॉर्ड डफरिन से। एओ हुम इंग्लैंड में गए स्थापना से पहले, वहां के नेताओं से बात करके वापस लौटे, तो यह भी एक प्रमाण है कि वो अंग्रेजों से मिलजुल करके बात कर रहे थे। दूसरा, जब स्थापना हो गई तो लॉर्ड डफरिन ने पूरा कोऑपरेट किया उसको, प्लस लॉर्ड डफरिन के द्वारा शुरू में जो है जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए 85 में, 86 में और 87 में, तीनों अधिवेशनों को जो है अंग्रेजों द्वारा सपोर्ट किया गया। यहां तक कि लॉर्ड डफरिन ने तो गार्डन पार्टी तक दी, मतलब बुला करके गार्डन में कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों को जो है वो पार्टी दिया और उनका स्वागत किया, उनको चाय पर बुलाया। इन सब बातों से कि एओ हुम का लॉर्ड डफरिन से मिलना, एओ हुम का इंग्लैंड के नेताओं से बात करना, एओ हुम का जो है लॉर्ड डफरिन का सहयोग करना, लॉर्ड डफरिन का कांग्रेस की स्थापना में सहयोग होना, प्लस लॉर्ड डफरिन ने बुला करके कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों को पार्टी देना, उनका स्वागत करना, इन सब बातों को तर्क प्रमाण मान करके ये लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों के हित के लिए की गई थी, भारतीयों के हित के लिए नहीं की गई थी। इसलिए उनका यह कहना है कि एक असंतोष पनप रहा था इधर। असंतोष कहां था? इधर। यह किसको नुकसान पहुंचा था? अंग्रेजी साम्राज्य को। तो क्यों नहीं उसके बीच में जो है वो क्या स्थापित कर दिया? एक सुरक्षा वॉल्व स्थापित कर दिया जाए, सुरक्षा वॉल्व। और वो सुरक्षा वॉल्व क्या थी? कांग्रेस, कांग्रेस, सुरक्षा वॉल्व, सुरक्षा वॉल्व, ये क्या है? कांग्रेस थी। तो यानी कि इनका यह कहना है कि जो असंतोष भारतीयों में पनप रहा है अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, उस असंतोष को यहीं रोक दिया जाए ताकि वो अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और क्यों, कैसे रुकेगा वो? कि अगर एक मध्यस्थ संगठन, एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित हो जाएगा तो फिर जो भारतीय लोग हैं वो इसमें जाएंगे, इनको अपनी बात कहेंगे, ये इनके पास पहुंचाएगी, ये इनको निर्देश देगी, ये इनको देगी। तो इसका मतलब ये बात पहुंचाएंगे इसको, ये बात पहुंचाएंगे इनको, ये इनको, ये इनको। इसका मतलब यहां से जो विद्रोह होगा यहां नहीं पहुंच करके यहीं रुक जाएगा। इसको बोलते हैं सुरक्षा वॉल्व। कोई उधर से तूफान आ रहा, बीच में दीवार खड़ी कर दे, तो तूफान उस दीवार के आके टकरा जाएगा, हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यही प्लान था इनका, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो यानी कि इसको ऐसे समझिए कि इस सिद्धांत, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के अनुसार जो है, जिसका पहला प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था, उसका समर्थन रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उसी बात को दोहराया, और उसी बात को विलियम वेडनबर्ग जो ह्यूम के जीवनीकार थे वो भी ये कहते हैं। इन सबका ये मानना है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सोची समझी एक चाल थी। भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष पनप रहा था, उस असंतोष को अगर नहीं रोका जाता तो फिर वो अंग्रेजी साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था वैसे। तो क्यों नहीं इस असंतोष को रोकने के लिए एक जो है सुरक्षा वॉल्व, यानी कि कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व स्थापित कर दिया जाए, ताकि असंतोष जो है वहीं आकर के रुक जाए। तो इस प्रकार एक मध्यस्थ के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य के हितों के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा एक सोची समझी चाल के तहत की गई। उसी सिद्धांत को कहते हैं सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है वही है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत।
क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना करने वाला भी अंग्रेज था, सहयोग देने वाले भी अंग्रेज थे। तो इनका ये कहना है कि कोई अंग्रेज भारतीयों का भला कैसे चाह सकता है। तो इस प्रकार आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि कांग्रेस की सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जितनी बातें मैंने बोली है पूरी रामायण आपके पास में, उस रामायण को यहाँ फिट कर लेना आप। और सीधी बात, फैक्चुअल बात यह है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया। तो प्रबल समर्थक, पहले समर्थक यही थे। दूसरे समर्थक रजनी पामदत्त इंडिया टुडे में, और विलियम वेडनबर्ग ये ह्यूम के जीवनीकार थे। इन तीनों का एक मानना है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों ने पूर्व निश्चित योजना के तहत की और उसकी सोची समझी चाल थी और वो सुरक्षा वॉल्व के रूप में की, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। लेकिन ये सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है। तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। ये देखिए, ये बात जो मैंने बोली है वही यहां पर शॉर्ट में लिखी हुई लाइन जो है वो देखिए। कुछ विद्वान कांग्रेस की स्थापना को सुरक्षा वॉल्व के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान, और कुछ विद्वान कौन? ये वाले, लाला लाजपत राय, रजनी पामदत्त, विलियम वेडनबर्ग। इसकी पुस्तक यंग इंडिया, इसकी इंडिया टुडे, और ये ह्यूम के जीवनी का। अब जो लाइन में पूरी बातें मैंने जो बताई वो 2 लाइन में क्लियर हो रही है यहां पर जो है। अब देखिए कैसे कि इनका यह मानना है, यानी कि सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत ये कहता है, इनका यह मानना है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की पूर्व निश्चित योजना का परिणाम था। बस यही चीज है। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की पूर्व निश्चित, मतलब पहले सोची समझी चाल थी, उसका परिणाम था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पनप रहे विरोध और असंतोष से रक्षा हेतु डफरिन ने ह्यूम के सहयोग से सुरक्षा वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। बस ये लाइन क्लियर हो गई। यहां से 2 ही लाइन में समझना आपको कौन समर्थक है और ये सिद्धांत क्या कहता है, बस इतना ही। तो ये कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष, जो विरोध पनप रहा था, उससे रक्षा करने के लिए ह्यूम, लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम के सहयोग से, ह्यूम को आगे कर दिया डफरिन ने, तो ह्यूम के सहयोग से जो है वो क्या किया, कांग्रेस की स्थापना कर दी। यही कहता है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि ये गलत बात है। तो दूसरी सिद्धांत जो दूसरा पढ़ रहे अपन वो चलते अपन, तब बात क्लियर हो जाएगी। और जो है अब देखिए, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो दूसरा सिद्धांत है वह है राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अब राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत ये कहता है, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं, फिर आगे चलते तर्क के साथ। यह सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? जितने भी उदारवादी नेता, अभी जब पढ़ेंगे अपन उदारवादी आगे जाकर, लाल बाल पाल, ये तो उग्रवादी है। इसके अलावा जो नेता, इन जो तीनों के अलावा जो उग्रवाद, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, महादेव गोविंद रानडे हो गया, व्योमकेश चंद्र बनर्जी हो गए, ये बाकी जो दादा भाई नौरोजी हो गए, जितने भी उदारवादी और राष्ट्रवादी नेता है, उन तीनों को छोड़ करके और उग्रवादियों को छोड़ करके, लाल बाल पाल को छोड़ करके, बाकी सब जो है इस सिद्धांत के समर्थक। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि कांग्रेस की स्थापना कोई सुरक्षा वाल्व के रूप में नहीं की गई है, बल्कि इनका यह कहना है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की मेहनत का परिणाम है, भारतीयों की राष्ट्रीयता का परिणाम है। इनका यह कहना है कि भारत में पहले से ही जो है वो क्या है कि भारत में 1857 की क्रांति से ही अंग्रेजों के खिलाफ विरोध उत्पन्न हो गया था, असंतोष उत्पन्न हो गया था। उस असंतोष को दबा दिया गया, तो भारतीयों में जोश था, एक विरोध था, राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। और इनका तर्क है कि उससे 1857 के बाद में भारत में अलग अलग जगह पर, बंबई में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, मध्य प्रांत में अलग अलग संगठन स्थापित हो रहे थे। कोई मजदूरों का था, कोई किसानों का था, कोई जमींदारों का था, कोई शिक्षक भारतीयों का था, कोई किसानों का था, कोई महिलाओं का था, कोई आदिवासियों का था, कोई जनजातियों का था। इनका यह कहना है। तो भारत के सभी प्रांतों में अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने जाति, अपने अपने समुदाय की रक्षा के लिए अलग अलग संगठन बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। प्लस फिर इनका यह कहना है कि धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना घर कर रही थी, राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब राष्ट्रीयता की भावना आती है तो उसकी चरम परिणति होती है, कोई ना कोई आंदोलन होता है, कोई ना कोई संगठन बनता है। तो इनका यह कहना है कि भारत में 1857 की क्रांति के बाद में ही भारतीयों में अलग अलग समुदाय, अलग अलग संघों में जो है राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी, राजनीतिक चेतना आ गई थी, वो लोग राजनीतिक गतिविधियों से परिचित हो गए थे। इसलिए धीरे धीरे जब सब लोगों ने मिलकर के आपस में ये बात कही तो एक नई जो है वो क्या आ गई, संस्था आ गई। उसी का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो यानी कि इनका ये कहना है कि कोई अंग्रेजों की सोची समझी चाल नहीं है,
कोई सुरक्षा वाल्व नहीं है कांग्रेस, बल्कि भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी, भारतीयों में जो राजनीतिक चेतना आ रही थी, उन सब ने मिलकर के ये समझा कि हम सब मिलकर के एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए हमको, ताकि सब मिलकर के इस प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी बात को रख सके, और रखेंगे तो अंग्रेजों से अपनी बात को मना सके, ऐसा कहना है इसका। मतलब कांग्रेस की स्थापना भारत में उत्पन्न हो रही राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्रीयता के विचारों का अंतिम परिणाम था, इनका कहना है ये। और उसके लिए लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं, क्या देते हैं अभी देखेंगे। तो यही बात मैंने बताया कि राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत एक कहता है कि भारत में कांग्रेस की स्थापना भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी उसी की चरम परिणति है, उसी की अंतिम परिणति है, और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत भी यही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपन, इसी को एक्सप्लेन करता हूं। जो मैंने बात बताई है वो तो है यहां, अब इसको तर्क के साथ रखूंगा मैं, वो देखिए आप। इस सिद्धांत के समर्थक समस्त भारतीय उदारवादी और राष्ट्रवादी नेता है। तो लाल बाल पाल को और उन तीनों को छोड़ दीजिए, ये सब क्या है, इस सिद्धांत के क्या हो गए, समर्थक है। अब देखते हैं अपन ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना जो है, इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों की सोची समझी योजना नहीं थी। ये क्या कहती है, इसको देखिए आप, कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सोची समझी योजना नहीं थी, बल्कि क्या थी, बल्कि कांग्रेस क्या है, भारत में 1857 की क्रांति, 1857 के पश्चात पनप रहे राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादी विचारों की अंतिम परिणति है। ये कह रही है कि कोई अंग्रेजों की सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि क्या है, भारत में जो है जो पनप रहा है, क्या पनप रहा है, भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही है, जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, उन्हीं का क्या है, अंतिम परिणति है। क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये लॉजिक देते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे पनप रही थी राष्ट्रीयता की भावना, कैसे पनप रही थी राष्ट्रवाद की भावना, ऐसे पनप रही थी कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो इस राष्ट्रीयता की भावना को अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया, जो छोटी छोटी घटनाओं को अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया। ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसी कौन सी घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीयता को और भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, वो घटनाएं ये अभी पढ़ रहे अपन, वो घटनाएं ये, वो देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को प्रेरित करने वाली घटनाएं, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीयता का सिद्धांत ये कह रहा है कि भारत में कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीयता की अंतिम परिणति थी। तो अब हमको ये देखना है, वो ये लॉजिक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि इन घटनाओं ने जो है राष्ट्रीयता की भावना को, जो है राष्ट्रीयता की भावना को अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया। अब कौन सी घटना है वो देखिए, दो वाइसराय आए, दो जो है गवर्नर जनरल रहे, उनके काल में ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना अवश्यंभावी हो गया, जरूरी हो गया और हो भी गई स्थापना। वो कौन सी घटनाएं थी उसको देखते हैं। तो दो ऐसी घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो है, एक तो जो है यहां पर देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप, क्लियर हो जाएगी चीज जो है। दो घटनाएं ऐसी है, और वो कौन कौन सी है वो देखिए आप यहां पर। एक तो जो है वो है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, अब वो प्रतिक्रियावादी नीतियां कौन सी थी ये देखिए, अभी मैं मिल जाएगा लिखा हुआ, इसको समझिए। दिल्ली दरबार और दिल्ली दरबार हुआ 1 जनवरी 1877 को हुआ। ठीक है, दूसरी घटना है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। फिर है आर्म्स एक्ट, अस्त्र शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट 1878। और फिर जो है वो है एक जो है सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना।
19 वर्ष करना। ये 4 घटनाएं इधर घटित हुई और इधर क्या घटित हुई, ये देखिए आप। लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में जो है एक घटना घटी हुई, उसका नाम था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, बिल विवाद। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ था कब, 1883 से 1884। 83 में उत्पन्न हुआ, 84 में जो है वो खत्म हो गया वो। अब देखिए भारतीय, इसका बाद इसमें क्या किया गया वो एक लाइन लिख देता हूं मैं। भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार, अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिए गए। अब देखिए जो दूसरा सिद्धांत है राष्ट्रीयता का सिद्धांत, नेशनलिटी का सिद्धांत, वो ये कहता है कि कांग्रेस की स्थापना कोई अंग्रेजों की सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता का परिणाम था। और उस राष्ट्रीयता को तात्कालिक रूप से जो प्रभावित किया वो इन घटनाओं ने किया। इसी के साथ इसी का लॉजिक दे रहे हो, कैसे दे रहे हो आप देखिए, समझिए आप। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इससे पहले उनका ये कहना है, उन लोगों का, राष्ट्रीयता के सिद्धांत का, कि इन घटनाओं ने जो है वो कांग्रेस को अनिवार्य बना दिया, राष्ट्रीयता को अंतिम चरम परिणति तक पहुंचा दिया। अब क्या है घटना, ये देखिए आप, कि एक गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था, भारतीयों का पक्का विरोधी था। जैसे कि लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, ये तीन जो है ये बदनाम है, भारतीयों के पक्के विरोधी थे। तो उसमें एक है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है ये प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। इसके काल में ये 4 घटनाएं पारित हुई और ये चारों घटनाएं भारतीयों के खिलाफ थी। और इन चारों घटनाएं में क्या हुआ वो देखते हैं, अभी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको, पहले समझिए। दिल्ली दरबार का आयोजन। तो लॉर्ड लिटन ने क्या हुआ कि 1 जनवरी 1877 को जो है एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जो भारतीय इतिहास का पहला दिल्ली दरबार था। अभी देखेंगे आगे 3 दिल्ली दरबार हुए, एक लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 के लगभग, और एक जो है वो हुआ 1911 में। तो 3 दिल्ली दरबार हुए भारतीय इतिहास में। तो यहां बात कर रहे हैं अपन कि ये भारतीय इतिहास का पहला दिल्ली दरबार था। अब ये दिल्ली दरबार क्यों आयोजित हुआ, ये दिल्ली दरबार हुआ था महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। और इस दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, उसी को बोलते हैं दिल्ली दरबार। और उस दिल्ली दरबार में जो है वो महारानी विक्टोरिया को केसरिय हिंद की उपाधि दी गई। और भारत की प्रथम महारानी कौन थी, यही महारानी विक्टोरिया। ध्यान रखना कि पहली बार इसी डेट से 1 जनवरी 1877 से ही जो है पहली बार महारानी विक्टोरिया को भारतीय महारानी घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, अभी देखते हैं क्या है, केसरिय हिंद वो वाली। अभी सिर्फ इतना समझिए आप कि इस दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ और इसके माध्यम से महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई और महारानी विक्टोरिया को जो है वो क्या किया गया, भारतीय महारानी घोषित किया गया। अब देखिए, लेकिन ये तो हो गया, ये तो है इसकी बात। इससे हुआ क्या नुकसान ये हुआ, ये देखिए आप, कि जब दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा था 1870 में, तो 1876, 1877 और 1878 ये 3 ऐसे साल थे, 76, 77 और 78। तीनों साल में भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य भारत में, बंबई में, मद्रास में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन और उस अकाल से जनता बहुत त्रस्त थी, बहुत परेशान थी। लोगों को खाने भूखमरी फैल रही थी, लोगों को परेशान था, बीमारियां फैल रही थी, खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर भी लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया। लाखों करोड़ों पैसा जो है उसके ऊपर जो खर्च किया गया, बहुत शानो शौकत के साथ खर्च किया गया, अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया। और इसलिए कहा गया था, इसी दिल्ली दरबार के संबंध में कहा गया कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। एक भारतीय समाचार पत्र ने लिखा था इस घटना के बारे में कि यह घटना ठीक वैसी है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। मतलब
कि भारतीय लोग तो मर रहे थे अकाल से और नीरो बंशी बजा रहा था, मतलब नीरो को लॉर्ड लिटन जो है यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है वो बंशी बजा रही थी, मतलब भारतीयों की परवाह नहीं कर रही थी और स्वागत कर रही थी, पार्टी मना रही थी, भव्य दरबार। जितना पैसा वहां खर्च हुआ अगर उसका 10% भी भारतीयों की सेवा या भारतीयों की हेल्प के लिए लगाते तो फिर भारतीयों का फायदा होता। तो यानी कि एक तो इस घटना से भारतीय लोग विरोधी हो गए थे, भारत में तीव्र असंतोष फैल रहा था। देखिए दूसरा घटना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका मतलब देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, इसी को बोलते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, यह भी लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। इसके माध्यम से जो है लॉर्ड लिटन ने भेदभाव किया। भारतीय दो तरह के समाचार पत्र थे, एक तो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र और एक गैर अंग्रेजी, मतलब इसके अलावा कोई भी, चाहे उर्दू हो, चाहे वो मान लीजिए अंग्रेजी हो, हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मद्रासी हो, कोई भी हो, फिर बाकी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी। तो एक तो समाचार पत्र थे अंग्रेजी भाषा के, एक थे अंग्रेजों के अलावा कोई भी भारतीय भाषा के। तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था आपको, जब ये दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था तब भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र में तो इसकी तारीफ की गई थी, लेकिन जो भारतीय समाचार पत्र थे उसमें इस दरबार का विरोध किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों में कहा गया था कि रोम जनरल था और नीरो बंशी बजा रहा था, इसी में कहा गया था। तो अब देखिए क्या हुआ कि जब भारतीय समाचार पत्रों ने विरोध किया तब लॉर्ड लिटन ने उनका मुंह बंद करने के लिए जो है वो क्या किया, एक कठोर अधिनियम पारित कर दिया, उसी का नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया कि भारतीय भाषाओं के समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। यह था मेन बात। तो इसके माध्यम से इससे क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष पनपा कि अंग्रेजों को तो नहीं लगाया और हमारे खिलाफ चल रही। इसका मतलब अंग्रेजी सरकार भारतीयों के खिलाफ है, वो भारतीयों का फायदा नहीं चाह रही, भारतीयों का क्या कर रही, नुकसान कर रही। इससे भी भारतीयों में एक तीव्र असंतोष पनपा। अब देखिए आगे, आर्म्स एक्ट 1878 कि भारतीय लोग अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अंग्रेज कभी भी उसका दमन कर सकते थे, तो हुआ यह कि 1857 की क्रांति में जो है वो भारतीयों को दबा दिया गया। तो भारतीय लोग धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए क्या रख रहे थे, छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र रख सकते थे, ऐसा उनकी योजना थी। लेकिन अंग्रेजों को डर लग रहा था कि ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ तीव्र विरोध हो सकता है, हिंसा हो सकती है। तो इसने क्या किया, एक अधिनियम पारित कर दिया लॉर्ड लिटन ने और कहा कि आर्म्स एक्ट, कि भारतीयों के ऊपर हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि अंग्रेज जो है वो हथियार रख सकते हैं। तो भारतीय नहीं रह सकते, अंग्रेज हथियार रख सकते हैं। ये भी क्या था, भेदभाव था। तो भारतीयों को तो लगा दिया, भारतीयों के ऊपर हथियार रखने पर, अस्त्र शस्त्र रखने पर बैन लगा दी। इससे भी भारतीय नाराज हुए कि हमारे ऊपर तो बैन लगा रहे हो और अंग्रेजों के ऊपर नहीं लगा रहे हो। ये कौन सी बात हुई, इससे भी असंतोष था। अब देखिए एक और है कि लॉर्ड लिटन ने ही जो है वो भारतीय सिविल सेवा की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। और ऐसा क्यों किया गया कि भारतीय लोग सिविल सेवा के उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज आए, इसलिए जो है तो सिविल सेवा की आयु घटा करके 19 वर्ष, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। तो अब देखिए ये जो चारों घटनाएं हैं ये लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुई और ये चारों घटनाएं जो है वो किसके खिलाफ थी, भारतीयों के खिलाफ थी। इन चारों घटनाओं से जो है भारतीयों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ तीव्र असंतोष पनप रहा था। और इस बात से वो समझ गए थे कि अंग्रेज केवल अंग्रेजों का भला चाहते हैं, भारतीयों का भला नहीं चाहता। तो एक तो स्थिति हो गई ये वाली, आप इसको अब यहीं छोड़िए, इसको समझिए। यहां पर दूसरी स्थिति की तरफ आइए। अब क्या हो रहा है ये देखिए, कुछ जोश यानी कि असंतोष तो जो है, ज्वाला को भड़का दिया किसने, इसने, और ज्वालों को सही दिशा दे दी किसने, इसने। इसी में क्या हुआ ये देखिए आप, एक गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारतीयों का थोड़ा फेवर में था, थोड़ा लिबरल था, भारतीयों का हितैषी था। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसके बहुत सारे पारित हुए, लेकिन इसके काल में जो सबसे एक घटना हुई वो घटना थी इल्बर्ट बिल विवाद। अब देखिए इसके क्या हुआ, इल्बर्ट एक व्यक्ति का नाम है, बिल मतलब बिल पास हुआ, विवाद उस बिल को लेकर के विवाद हुआ, इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद बोलते हैं उसको। अब हुआ क्या था ये देखिए कि लॉर्ड रिपन भारतीयों के हितैषी था, जैसे ये भारतीयों का विरोधी था वैसे ये उल्टा था, ये भारतीयों का प्रबल समर्थक था, उनका हितैषी था। इसके काल में एक बिल लाया गया, उसका नाम था इल्बर्ट बिल, लॉर्ड वेवेन इल्बर्ट की अध्यक्षता में। तो इस बिल के माध्यम से क्या किया गया कि इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक बिल लाया गया और उसके बिल के माध्यम से यह कह दिया गया
कि भारतीय न्यायाधीशों को भी जो है वो अंग्रेजी न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान कर दिए। मतलब कैसे कि पहले नियम था कि अंग्रेज जो न्यायाधीश है वो भारतीयों के मुकदमे भी सुन सकते हैं और अंग्रेजों के मुकदमे भी सुन सकते हैं। और पहले जो है भारतीयों को तो था नहीं ये नियम, भारतीय सिर्फ सुन सकते हैं तो भारतीयों का ही सुन सकते हैं, अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों पर थोड़ा परोपकार करते हुए क्या कर दिया कि ये अधिनियम बना दिया, इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक बिल पारित कर दिया और उसके माध्यम से भारतीयों को ये सुविधा देती कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के समान जो है ज्यूरी के, यानी कि अंग्रेजों के समान मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। मतलब कि जो अधिकार अंग्रेजों को मिला हुआ था वैसे के वैसे ही अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को भी दे दिया। इस बात से विरोधी हो गए कौन? जो यहां अंग्रेज रह रहे थे, जो यहां जो निवासी थे रहने वाले अंग्रेज, वो भी विरोधी हो गए। यहां जो अंग्रेज कर्मचारी थे वो भी विरोधी हो गए। यहां जो अंग्रेज न्यायाधीश थे वो भी विरोधी हो गए। सबके सब एकजुट हो गए और एकजुट होकर के जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को बोला जाता व्हाइट म्यूटिनी, सफेद विद्रोह। तो इससे पहले भी लॉर्ड का जो है इससे पहले जो है मैंने बताया आपको कि यहां जो है वो क्या हुआ, एक तरह से जो है वो विद्रोह हो गया और इन्होंने दबाव डाला, लॉर्ड रिपन का विरोध किया, जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह विरोध हुआ, सभी अंग्रेज एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और लॉर्ड रिपन के ऊपर दबाव, सरकार के ऊपर दबाव डाला कि लॉर्ड रिपन को इस बिल को वापस लिया जाए। तो मजबूरी में सरकार उन सब लोगों के सामने झुकी, क्योंकि वो एक साथ मिलकर के सब विरोध कर रहे थे, उनके सामने झुकी और सरकार के दबाव के कारण लॉर्ड रिपन को जो है इस बिल में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा और ये कहा कि सिर्फ भारतीयों का मुकदमा सुन सकते हैं और अंग्रेज सबका मुकदमा सुन सकते हैं। यानी कि जो पहले वाली स्थिति थी वही स्थिति करके संशोधन कर दिया गया। दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन को त्याग पत्र देना पड़ा। तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात जो है कि इल्बर्ट बिल विवाद के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने भारतीय न्यायाधीशों को भी जो है अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान कर दिए। इस बात से अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज थे, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, सारे लॉर्ड रिपन के विरोध में हो गए। उन्होंने विरोध किया सब एकजुट मिलकर के और उस बिल के मजबूरन लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा, बिल में संशोधन करना पड़ा और लॉर्ड रिपन को जाना पड़ा, उसी को त्यागपत्र देना पड़ा 1884 में जो। तो इस प्रकार अब देखिए आप दोनों घटनाओं को मिलाए, क्लियर हो जाएगी स्थिति आपको अपने आप ही क्या हो रहा था। अब देखिए इन दोनों घटनाओं ने कांग्रेस को अनिवार्य बना दिया और इसलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीयता का परिणाम था क्या, कांग्रेस। अब देखिए कैसे, अब देखिए इस घटना से तो यह मालूम चला भारतीयों को, ये क्योंकि तत्काल देखो 1884 की घटना है, यानी कि एक साल पहले की घटना है और ये उससे पहले लगातार चल रही थी, एक क्रम था, एक श्रृंखला थी और इसी श्रृंखला से कांग्रेस की स्थापना हो गई। कैसे हुई अब देखिए, इन घटनाओं से तो यह मालूम चला भारतीयों को, चाहे कोई भी भारतीय थे वो, उनको यह मालूम चला कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के खिलाफ जा सकते हैं, भारतीयों का भला नहीं करेंगे, वो अंग्रेजों का ही भला करेंगे, क्योंकि इसमें इन सब घटनाओं में जो है भारतीयों के खिलाफ और अंग्रेजों के हित की बात हो रही थी। ये तो पूरी अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ थी, इसमें जो है भारतीय भाषाओं पर तो लगा दिया, अंग्रेज भाषाओं पर नहीं लगाया। भारतीय लोगों पर तो शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, अंग्रेजों पर नहीं। इससे अंग्रेजों को फायदा होगा, भारतीयों को नुकसान होगा। तो इन घटनाओं से तो लॉर्ड लिटन की इन नीतियों से भारत में तीव्र असंतोष पनप रहा था और इनसे लग रहा था कि अंग्रेज भारतीयों का भला नहीं चाहते। एक बात इससे तो लग रहा था अंग्रेज भारतीयों का भला नहीं चाहते, इससे चल रहा था। इससे क्या मालूम चला, इससे क्या मैसेज गया भारतीयों में, इससे मैसेज चला कि बहुत कम थे अंग्रेज यहां पर, बहुत कम। इतने कम लोग जब मिलकर के एकजुट हो गए, सब लोगों ने मिलकर के संगठित होकर के जब आंदोलन किया तो लॉर्ड रिपन यानी सरकार को झुकना पड़ा और लॉर्ड रिपन को जाना पड़ा। तो इससे यह मैसेज गया कि अगर संगठित होकर के काम करे तो हमारी बात मानी जा सकती है। इनसे मालूम चला कि हमारी बात को सुनने वाला है ही नहीं, हमारा तो हमेशा शोषण करेगी सरकार। इनसे मालूम चला कि ये जितने कम थे, कौन, अंग्रेज, अगर ये एकजुट हो गए, सब मिल गए, सबको विरोध को भूल भाल के और एक जगह हो गए और अपनी बात को मनवा कर ही माना। इनसे मालूम चला कि अगर हम भी एकजुट हो जाए, संगठित हो जाए, तो अंग्रेजी सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं, जैसा कि इतने से अंग्रेजों ने मनाया। तो इस प्रकार
इन दोनों बातों से, इन सारी घटनाओं से ये मैसेज गया भारतीयों में कि अगर हमको अपने हितों की रक्षा करनी है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, तो फिर हमको एकजुट होना होगा, तभी ही हम राजनीतिक रूप से जो है सफल हो सकते हैं। इसीलिए इन सब घटनाओं की प्रेरणा से जो है वो क्या हुआ कि भारतीयों में एक समझ आई, एक राजनीतिक चेतना आई, और चेतना होकर के उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की जो छोटे छोटे से मिलकर के एक प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय संगठन बना जाए, और उस राष्ट्रीय संगठन से हम सब लोग एकजुट हो जाए, हम सब लोग एक बैनर तले आ जाए और अपनी बात को सरकार के पास प्रॉपर वे में पहुंचा सके। इसीलिए जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था थी, जो कि एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म था। यह है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। अब पूरी घटनाओं से आपको समझ में आ गया, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे तो बहुत सारे कारण थे। मैंने पश्चिमी विचारों का उदय, शिक्षा का विजय, उदारों का उदय, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, प्लस जो है राष्ट्रवादी संगठन, ऐसे बहुत सारे थे। पश्चिमी विचारों का, पश्चिमी शिक्षा का, ये तो बहुत सारे थे। लेकिन कांग्रेस को तात्कालिक रूप से जो अवश्यंभावी बनाया वो इन घटनाओं ने बनाया। तो यानी कि अगर ये घटना नहीं होती तो इसे घटना नहीं होती तो भारतीयों को मालूम नहीं चलता कि हमेशा अंग्रेज हमारे विरोधी है। ये नहीं होती तो हमको ये मालूम नहीं चलता कि हमको भी एकजुट होना है। तो इन दोनों घटनाओं से मिलकर के जो है भारतीयों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो एकजुट हुए। ये मैसेज इनको यहाँ से मिला और एकजुट होकर के उन्होंने कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की और उसका नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये था राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा आप बात को। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो सिद्धांत हो गए। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो ये कहता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी और वो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए की थी। लॉर्ड डफरिन, एओ हुम, इनकी योजना थी ऐसा, और उसको मानने वाले 3 लोग हैं। ये भारतीय राष्ट्रीयता का सिद्धांत या राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि कांग्रेस की स्थापना कोई अंग्रेजों की सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि ये भारत में 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों में जो राजनीतिक चेतना आ रही थी, भारतीयों में जो राष्ट्रीय भावना आ रही थी, भारतीयों में जो राष्ट्रवादी विचार काम कर रहे थे, उन सब की अंतिम परिणति है। और वो अंतिम परिणति इन घटनाओं से साक्षात हो गई। यानी कि इन घटनाओं ने अवश्यंभावी बना दिया कांग्रेस को और एक नया संस्था आ गई, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रकार सर्वाधिक मान्य मत भी क्या है? राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत, सुरक्षा वालों का सिद्धांत और राष्ट्रीयता का सिद्धांत। इनमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, ये हो गया कांग्रेस की स्थापना के संबंध में 2 सिद्धांत। मैंने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रेजेंट किया बात को। यहाँ आपके कथन कांड में भी क्वेश्चन आ सकता है, एक लाइन में भी क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल भी आ सकता है, फैक्चुअल भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरी रामायण जो है मैंने आपको बता दी है। अब अपन ये देख लीजिए, जो मैंने अभी बातें बोली है वो ये आ गई यहाँ पर कि राष्ट्रीय संस्था की स्थापना को प्रेरित करने वाली तात्कालिक घटनाएं, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। और ये मैंने यहाँ अलग अलग लाइन लिख दिए कि किस घटना से क्या हुआ। दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को आयोजित हुआ। इसमें क्या किया? महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया इस दिल्ली दरबार के माध्यम से। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसके माध्यम से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ये हुआ। आर्म्स एक्ट 1878, भारतीयों पर अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया कि लाइसेंस होगा तो ही हथियार रख सकते हैं, ऐसा नहीं। और सिविल, इसकी कोई डेट नहीं है, सिर्फ आदेश निकाला उन्होंने। वैसे भी इसकी 1878 ही कर सकते हैं आप चाहो तो सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष से कर दी गई। तो इनसे जो है भारतीय नाराज हुए। अब लॉर्ड लिटन के काल में क्या हुआ? वो हुआ ये वाला लॉर्ड विल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में पारित हुआ, 1884 में वापस लेना पड़ा। इसलिए 83-84 दोनों है। बिल तो पारित हुआ 1883 में, विवाद उत्पन्न हुआ 1884 में, और 84 में संशोधन करना पड़ा। 84 में त्यागपत्र देना पड़ा लॉर्ड रिपन को। अब देखिए ये क्या था, ये बिल लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ। किसके काल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में। ये क्या था? इस बिल के माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेजों के मुकदमे सुनने तथा अंग्रेज न्यायाधीशों के समान न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए। इसके खिलाफ अंग्रेज न्यायाधीशों एवं अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोह किया।
जो सफेद व्हाइट म्यूटिनी, सफेद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस सामूहिक एवं संगठित विरोध के कारण रिपन को बिल में संशोधन करना पड़ा और स्वयं को त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस सामूहिक और संगठित विरोध, तो यही चाहिए था हमको, समूह में होना चाहिए था, संगठित, और इसी से जो है क्या हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। अतः कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रीय अभिव्यक्ति सिद्धांत के अनुसार भारत में तात्कालिक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता तथा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावनाओं से ही कांग्रेस की स्थापना हुई। यह कहता है कि एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी और इसके लिए भारतीयों में राष्ट्रीय की भावना काम कर रही थी, उसी की अंतिम परिणति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अतः कांग्रेस की स्थापना का राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है। अतः राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का सिद्धांत ही जो है वो क्या है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सिद्धांत क्या है, क्यों आए, क्या तर्क है, किसने दिया, क्या सही है, क्या गलत है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये मैंने अच्छे से बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की जो है, ये तो पढ़ रहे हैं कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विचार। कांग्रेस के प्रति जो अभी अभी स्थापित हुई है 1885 में, उसके प्रति अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई, अंग्रेजी सरकार ने क्या नीति अपनाई, ये अपन देख रहे हैं।